नमस्कार देवियों सज्जनों। स्टार्ट करते हैं आज के प्रमुख सेशन को, जिसमें दिन भर की पूरी खबरों को देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आज की खबरों में 27 और 29 दोनों की ही खबरें आपको मिक्स मिलेंगी। तो ये 10 मिनट के 10 खबरों के शो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे लिए, तो फटाफट देखते हैं आपके साथ। इसकी जो भी पीडीएफ है वो बेसिकली आपको हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हों तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल देखते हैं आज की पहली न्यूज़। तो आज की पहली न्यूज़ से पहले भाई, आप डेली आपको एक क्वेश्चन जरूर देंगे। जनगण मन पहली बार सार्वजनिक रूप से कब और कहां गाया गया था? 26 जनवरी 1950 नई दिल्ली, 15 अगस्त 47 दिल्ली, 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस अधिवेशन, 30 जनवरी 1948 दिल्ली। इसका जो भी आंसर है उसे मैं लास्ट में दूंगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को सिक्योर कर सकते हैं। पहली न्यूज कहती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है उसने बेसिकली एक रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है अरेबियन सी के ऊपर। तो ये RPRE एक्सरसाइज है, बेसिकली इसे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कनेक्ट किया गया है। इसमें बेसिकली टारगेट जो किया गया है वो बेसिकली पॉल्यूशन को लेकर के किया गया है। जैसे ऑयल स्पिलिंग हो जाती है और ऑयल स्पिलिंग होने के बाद वो ऑयल जो होता है बेसिकली समुद्र की सरफेस पर फैल जाता है। जैसे आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये एक मैकेनिज्म है जिसके तहत अब यहां पर देखिए अब देखिए जो बहुत बड़ा क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो बेसिकली जल परिवहन के द्वारा ही होता है। मोर देन 90% जो परिवहन होता है ट्रांसपोर्ट का वो बेसिकली सी रूट के द्वारा ही होता है। और कभी ऐसे सी रूट में कभी प्रॉब्लम आ जाती है या उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इस प्रकार ऑयल स्पिलेज हो जाता है। देखिए, जब ऑयल स्पिलेज हो जाता है तो ये अपने आप में बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। तो इस को टारगेट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स को अपनाया जाता है, जिसमें पहला मैकेनिज्म होता है दैट इज कॉल्ड बायो रीमीडिएशन। बायो रीमीडिएशन के तहत कुछ बैक्टीरिया को बेसिकली इसके ऊपर डाला जाता है, वो खाएंगे पिएंगे और ऐश काटेंगे और धीरे धीरे इस तेल को खत्म कर देंगे। उसी प्रकार होता है ऑयल ब्लूम्स। ऑयल ब्लूम्स को क्या करते हैं कि वो बेसिकली जितना भी आपका इफेक्टेड इलाका होता है तो उसके चारों तरफ ऑयल ब्लूम्स को यूज किया जाता है। उस ऑयल ब्लूम्स के द्वारा ये जो तेल होता है फिर वो अपने कोस्ट की जगह पर नहीं आ पाता है और इसी के बीच में फिर स्कीमर्स को लगाया जाता है। स्कीमर्स के थ्रू बेसिकली ये जो तेल होता है इसको उठा लिया जाता है, इसके द्वारा इसकी सफाई की जाती है। उसी प्रकार सॉर्बेंट्स होते हैं, तो कुछ ऐसे घोल होते हैं, कुछ ऐसे अवशोषक पदार्थ होते हैं जिनको बेसिकली इसके ऊपर ड्रॉप किया जाता है, छिड़का जाता है, तब बेसिकली ये धीरे धीरे इनको समाप्त कर देते हैं। अगर ये ऑयल इसी प्रकार से पड़ा रहा तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बायोडाइवर्सिटी को लेकर के हो सकती है, फूड चेन को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मर सकते हैं और उसके थ्रू पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट हो सकती है। तो इसी कारण पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसी को लेकर के हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा बेसिकली एक रीजनल लेवल की पॉल्यूशन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है, जिसे कहा गया है रीजनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज। ये बेसिकली कहां पर की गई है? अरेबियन सी के ऊपर। इसके तहत किस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है? ताकि मैरीटाइम ट्रेड को अच्छे तरीके से सुनिश्चित करते रहें और समुद्री प्रदूषण का जो खतरा है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। इसी प्रकार दूसरी एक प्रमुख न्यूज आ रही है और उसमें लिखा है ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। एक्चुअल में आयुष को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं। अभी हाल ही में मालूम होगा कि आपको कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जामनगर गुजरात में बेसिकली WHO के एक रीजनल कार्यालय को भी बेसिकली ओपन किया गया, जो कि आयुष को बेसिकली सपोर्ट कर रहा है। रीजनल जो ऑफिस है बेसिकली WHO का, इसीलिए आयुष को बेसिकली ग्लोबली हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है ट्रेडिशनल नॉलेज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केवल अंग्रेजी दवाओं के ऊपर निर्भर रहने से देखिए उससे आराम तो मिल जाता है, लेकिन एक इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना होता है तो उसमें आयुष प्रथाएं जो होती हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। और भारत जो है वो इस मामले में एक लीडिंग रोल को प्ले कर सकता है और उसी को ही हम आज हार्नेस करने का प्रोग्राम प्रयास कर भी रहे हैं। तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन आयुष, अभी हाल ही में हमारा न्यूजीलैंड के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है, उसमें भी हमने एक योगा और आयुष प्रैक्टिशनर्स को बेसिकली वहां पर भेजने का बेसिकली एक एग्रीमेंट भी उनके साथ किया हुआ है। तो इस प्रकार से भी हम अपनी मेडिसिनल टूरिज्म और मेडिसिनल जो प्रैक्टिशनर्स हैं इनको भी बेसिकली वहां पर भेज सकते हैं और एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी अपने देश के लिए भी बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। देखिए, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उसमें स्टेट और सेंट्रल का बेसिकली बराबर का रेशियो रहता है, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर होती है उसमें 100% रेशियो रहता है केंद्र सरकार का। तो भारतीय आयुध औषधि निर्माताओं और आयुष सेवा प्रदाताओं को इसमें सहायता प्रदान
प्रदान की जाएगी ताकि आयुष उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। हमारे यहाँ प्रॉपर इसकी खेती भी होती है, आयुष मंत्रालय भी क्रिएट किया गया है, आयुष यूनिवर्सिटीज भी बेसिकली अब बनाई जा रही हैं। इसका नोडल मंत्रालय कौन है? आयुष। अभी हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी साथी में थे, तो गुजरात के जामनगर में WHO का एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की भी स्थापना की गई। ये भी बेसिकली आयुष को ही प्रमोट कर रहा है। इस कॉपरेशन के तहत हम क्या क्या करेंगे, तो विशेषाधिकारियों को बेसिकली भेजा जाएगा दूसरे देशों में। हम अपनी आयुष की प्रदर्शनी को विदेशों में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उसी प्रकार बाजार के समर्थन के लिए बेसिकली सहायता दी जा रही है। विदेशों में हम आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स की स्थापना करेंगे, आयुष केंद्रों की स्थापना की जाएगी, और जो भी विदेशी छात्र भारत में आकर के आयुष रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए फेलोशिप की भी इसमें घोषणा की गई है। उसी प्रकार हमारी आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा संथाली भाषा में संविधान को जारी किया गया है। किस लिपि में? ओल चिकी लिपि। इसका नाम है ओल चिकी लिपि, और इसका आविष्कार किया था 1925 में रघुनाथ मुर्मू जी ने बेसिकली इसका आविष्कार किया था। और इस संथाली भाषा में बेसिकली हमारी आदरणीय जो राष्ट्रपति महोदया हैं उन्होंने बेसिकली संविधान को जारी भी किया है, और अभी इन्होंने झारखंड में जाकर के परसों के दिन पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है हमारी संथाली। उत्तरी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बेसिकली बोली जाती है। इसके अलावा बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान देश में भी बेसिकली संथाली लैंग्वेज को बोला जाता है। उसी प्रकार एक हाल में एक प्ली डाली गई है धसान रिवर की माइनिंग को लेकर के। धसान रिवर कहां पर? बेसिकली झांसी को लेकर के, एनजीटी में, कि यहां पर माइनिंग लगातार हो रही है और इसको लेकर के बेसिकली एनजीटी अपना कुछ निर्देश जारी करे, लेकिन एनजीटी ने उसमें इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर दिया है। तो हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है खासकर धसान रिवर। और धसान रिवर कहां से आती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, धसान रिवर बेतवा नदी की ही एक सहायक नदी के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से इसका जन्म होता है, और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेसिकली प्रवाहित होती है, बेतवा नदी में मिल जाती है। और बेतवा जो है वो यमुना की एक सहायक नदी है, जो बेसिकली हमीरपुर के पास जाकर के बेसिकली मिल जाती है। तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से होता है। उसकी कुल लंबाई जो है वो लगभग 365 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो 365 किलोमीटर बेसिकली हमको इसकी जो वो है देखने के लिए बेसिकली मिलती है। यह नदी ललितपुर के साउथ ईस्ट बाउंड्री को बनाते हुए आती है, और लहचूरा बांध बेसिकली झांसी में इसके ऊपर निर्मित किया गया है। ये एक इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट साधन के रूप में काम करती है। लहचूरा डैम को आप देख सकते हैं, और ये लहचूरा डैम जो है बेसिकली झांसी में बनाया गया है। यहां पर बेतवा नदी को देख सकते हैं, बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से ही होकर के आती है। ये धसान रिवर आप देख सकते हैं, धसान यहां पर बेतवा में मिलती है, और यहां पर साउथ ईस्ट बाउंड्री क्रिएट करती है ललितपुर की और एंटर करती है। फाइनली बेतवा की एक सहायक नदी है, और यही बेतवा जो है आगे जाकर के फिर यमुना का बेसिकली पार्ट बन जाती है। ठीक है, और ये पूरा इलाका जो है ये माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत इलीगल भी होती है, लीगल भी होती है। तो मुझे इतनी ज्यादा माइनिंग हो रही थी, तो उसके कारण बेसिकली एक प्ली डाली गई है एनजीटी के पास, तो एनजीटी ने उसमें इंटरफेयर करने से मना किया है। इसी प्रकार एक फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर हैं ह्यूज मॉरिस, बेसिकली उनका निधन हो गया है। फिलहाल कोई क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है, किसी फेमस पर्सनैलिटी का अगर निधन होता है, वो किस खेल से संबंधित है, थोड़ा सा इसको भी लेकर के आप टारगेट कर सकते हैं। ह्यूज मॉरिस इंग्लैंड के बेसिकली फॉर्मर क्रिकेटर रहे। इसी प्रकार स्वास्थ्य मंत्री जी ने 2027 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का बेसिकली उद्घोषणा की है। वैश्विक लक्ष्य जो है वो 2030 तक है कि वैश्विक टीबी को हमें बेसिकली खत्म करना है, लेकिन पहले हमने 2025 रखा था भारत के लिए, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 2027 कर दिया गया है टीबी को लेकर के। टीबी बेसिकली दो प्रकार की टीबी हमको देखने के लिए मिलती है। एक पल्मोनरी टीबी होती है जो फेफड़ों से संबंधित होती है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है जो लिवर को बेसिकली इफेक्ट करती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी होती है, उसको बेसिकली क्रिएट करती है। लिवर टीबी होती है, इसके द्वारा भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो एक काफी संक्रामक बीमारी के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बेसिकली ये बीमारी होती है, एक बैक्टीरिया जनित ये बीमारी है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, तो खांसना चाहिए तो हमेशा हाथ रख लेना चाहिए। अगर टीबी का पेशेंट होगा, अगर खांसेगा तो दूसरे को भी इन्फेक्ट वो कर सकता है। और इसका कोर्स जो होता है वो पूरी तरीके से किया जाता है। जब बीच में आप इसके कोर्स को छोड़ देते हैं, तब फिर ये अपने आप में एमडीआर
बन जाती है, बहुत ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बन जाती है। इसीलिए इसके कोर्स को बहुत अच्छे से पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। भारत सरकार इसके लिए कौन कौन से इनिशिएटिव चला रही है, एटलीस्ट नामों को याद रखें। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है, 2025 में इसको समाप्त करना था, 2027 कर दिया गया है। निक्षय पोषण योजना, क्योंकि पोषण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए पोषण योजना भी इसमें चल रही है। और एक निक्षय मित्र का इसमें स्कीम भी चल रही है, अर्थात कोई टीबी के पेशेंट को गोद लेना चाहे तो वो उसको गोद ले सकता है। इसी प्रकार नेशनल टीबी कॉल सेंटर भी चल रहे हैं, तो इसे निक्षय संपर्क सेंटर भी कहा जाता है। गांव के लेवल पर टीबी मुक्त भारत पंचायत इनिशिएटिव भी चल रहा है, और साथ में जनजातीय टीबी इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं। इसके अलावा बीसीजी का जो वैक्सीन लगाया जाता है वो भी मिशन इंद्रधनुष में प्रमोट किया जा रहा है, इसके थ्रू भी टीबी ईबी को बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों में वैक्सीनेशन को बेसिकली प्रमोट करने के लिए स्कीम को चालू किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार इजराइल पहला देश बना है जिसने सोमालीलैंड को बेसिकली एज अ इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में बेसिकली रिकॉग्नाइज किया है। तो इसको सोमालीलैंड को बेसिकली रिकॉग्नाइज किया गया है। ये क्या सोमालीलैंड है इसको देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, दिस वन इज द पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, इथियोपिया है, आपका इरिट्रिया है, यहाँ पे जिबूती है और ये सोमालिया है, ठीक है। इस सोमालिया को अगर आप देखेंगे तो एक समय ये भी बेसिकली ब्रिटेन के द्वारा बेसिकली इसने ऑक्युपाइड किया हुआ था इस पूरे क्षेत्र को। 1960 में ब्रिटेन ने इस पूरे क्षेत्र को स्वतंत्रता दी थी, और इसी को सोमालीलैंड राज्य कहा गया था, जहां से बेसिकली ब्रिटेन बेसिकली गया था, ठीक है। ब्रिटिशों ने एक संरक्षित राज्य के रूप में सोमालीलैंड के रूप में की थी। देखिए एक्चुअल में ये वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा ट्रेडिंग का रूट यही था, इसीलिए ब्रिटेन यहां पर अपना सबसे ज्यादा कंट्रोल करना चाहता था। इवन आज भी अगर आप देखेंगे तो इस जिबूती के ऊपर अमेरिका ने भी अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, चाइना ने भी अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं, क्योंकि आज भी ये एक बहुत बड़े चोकिंग रूट के रूप में काम करता है। तो जब 1960 में बेसिकली इस क्षेत्र को उसने छोड़ दिया था, तब बेसिकली उसने सोमालीलैंड कहा था। तो ये एक प्रकार की गृह राज्य की एक स्थिति बिगड़ती हुई यहां पर हमको दिखाई पड़ती है। यहां का सोमालिया लैंड जो है, यहां के एक प्रेसिडेंट भी हैं बाकायदा, इनका नाम है अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्ला। वैसे तो हम इनको अभी तक बेसिकली सोमालिया के रूप में ही जानते थे, लेकिन ये सोमालीलैंड के रूप में बेसिकली अपने आप को अलग देश के रूप में भी बेसिकली कंसीडर करते थे। तो इसी कारण देखिए, जब तक कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन दूसरे देशों के साथ नहीं मिल जाती है, तब तक बेसिकली उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। अब इजराइल ने अगर उसको रिकॉग्नाइज किया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस बन जाती है, और एक प्रकार से सोमालिया को बाईपास किया जा रहा है, ठीक है। और सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि नहीं, ये एज अ इंडिपेंडेंट के रूप में है। तो ये रिकॉग्निशन मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता रही है, किसके लिए, सोमालिया के लिए। तो सोमालीलैंड के राष्ट्रपति जी ने बेसिकली इसको बहुत बड़ा अपने लिए डिप्लोमेटिक विन बनाया है, जबकि सोमालिया के जो प्रधानमंत्री हैं हमजा अब्दी बर्रे जी, उन्होंने बेसिकली इजराइल को इस बात के लिए बेसिकली नाराजगी जताई है और कहा है कि बेसिकली आपने हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आपको नहीं लगाना चाहिए था, आपको इसमें बेसिकली इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। देखिए इस क्षेत्र को भी बेसिकली याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी। इथियोपिया हो, चाहे इरिट्रिया हो, चाहे जिबूती हो, चाहे फिर सोमालिया हो, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का तो पार्ट है ही है। इथियोपिया ग्रैंड रेनेसा डैम के लिए भी अभी हाल फिलहाल में प्रसिद्ध था, क्योंकि आपको मालूम है नाइल नदी जो है व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल दो को मिल करके बेसिकली बनती है, तब भी बेसिकली इथियोपिया लगातार चर्चा में आया था, ठीक है। और ठीक है, ओके, ठीक है। सो इसके अलावा मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक दोषी करार दे दिए गए हैं, और इनको बेसिकली आरोप लगाया गया है कि इन्होंने बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की है, जब ये बेसिकली प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे थे मलेशिया को लेकर के। देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट भले ही न्यूज ना हो, लेकिन मलेशिया कहीं ना कहीं भारत के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में बेसिकली रहता हुआ देश हमको दिखाई देता है। मलेशिया की स्थिति कहां पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति पर है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके अलावा अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो थाईलैंड है और ये जो कंबोडिया है, ये आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी चले हैं और बहुत बड़े इशू क्रिएट हुए हैं इस थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर के, और इसको शांत कराने में डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। दोनों को धमकी दी गई थी कि अगर आपने वॉर को नहीं रोका तो आपके ट्रेड रेट को हम प्रमोट नहीं करेंगे, तब जाकर के ये लोग रुके थे। और इसमें जो सबसे बड़ा मीडिएशन किया था वो बेसिकली मलेशिया ने ही किया था। इसलिए बेसिकली आपको मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, इन सबको बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके देखना चाहिए, क्योंकि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बनने की संभावना आपके लिए यहां पर बनेगी। क्योंकि यहां के अभी प्रधानमंत्री जी को उठा करके ये एक मलेशिया
डेवलपमेंट बरहद घोटाला वोटाला करके हुआ था कोई, तो उसके आरोप में बेसिकली इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया और इनको उठा करके सही पाया गया, अब दोषी करार दे दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो मलेशिया की सबसे बड़ी भूमिका रही थी इन दोनों के बीच में, दैट्स वाई ये क्षेत्र जो है हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट बन रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की आर्मी जो है वो विलेज डिफेंस गार्ड्स को बेसिकली प्रमोट कर रही है। विलेज आर्मी गार्ड्स कौन है? ये बेसिकली लोकल यूथ हैं, ये बेसिकली लोकल यूथ हैं, इनको बेसिकली ट्रेनिंग दी जा रही है। जो आसपास के विलेज के जो बॉर्डर रिलेटेड जो विलेज होते हैं वहां के यूथ को बेसिकली कुछ ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक होता है तो फिर आपको भी वहां पर मोर्चा संभालना चाहिए एज अ पुलिस की, और हमारी एक प्रकार से मदद भी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चले अटैक होता रहो तुम बैठ करके बुत बने देखते रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा मजबूत रहिए। तो जम्मू कश्मीर आर्मी ट्रेन्स विलेज डिफेंस गार्ड टू इनहांस ऑपरेशनल रेडीनेस। तो भारतीय सेना की जो सेवर ब्रिगेड है उसने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस गार्ड के लिए गहन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया ताकि सुरक्षा कर्मियों के साथ एक तालमेल को बेहतर रूप से किया जा सके। विलेज डिफेंस गार्ड है क्या? सशस्त्र नागरिक रक्षा समूह है जिन्हें जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों को आतंक विरोधी अभियानों, गांव की सुरक्षा, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में मदद के लिए बेसिकली बनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत जो सीमा का अंतिम गांव को बेसिकली प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है और वहां पर सारी बेसिक एमिनिटीज को बेसिकली प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो गुजरात में अपना एक यूनिक लर्निंग मॉडल डेवलप किया है बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए, और इसको कहा जा रहा है पापा पगली। पापा पगली, ये पापा पगली और कुछ नहीं है, एक प्रकार का मतलब दिमागी गेम यहां पर खिलवाया जाता है बेसिकली बच्चों को। 3 से 6 साल के बेसिकली बच्चे होते हैं, इनको दिमागी गेम भी खिलवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स की इसमें भूमिका हमको देखने के लिए मिलती है। अभी तक आंगनवाड़ी सेंटर्स जो थे वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रिगार्डिंग काम करते थे, मिड डे मील के रिगार्डिंग काम करते थे, लेकिन यहां पर ये बेसिकली आपके जो काम करेंगे वो बेसिकली आपके बच्चों को बेसिकली पढ़ाने का भी यहां पर काम करेंगे। लेकिन यहां पर जो पढ़ाई होगी यहां पर बेसिकली एक्टिविटीज के आधार पर बेसिकली प्रोग्राम किया जाएगा। बच्चे के माइंडसेट को देखा जाएगा, बच्चे के एप्टीट्यूड को देखा जाएगा कि बच्चे का एप्टीट्यूड किस चीज को ज्यादा फेवर कर रहा है। तो बेसिकली गेम्स के आधार पर यहां शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है और इसको जो सपोर्ट कर रहा है बेसिकली यूनिसेफ कर रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हमको देखने के लिए मिलेगा। तो आंगनवाड़ी केंद्र जो है अभी तक केवल स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण वोषण से संबंधित थे, अब इनको इंटरैक्टिव गेम्स और एजुकेशनल वीडियोस के जरिए बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है ताकि बच्चों को इंटरैक्ट किया जा सके। उसी प्रकार एक है घोस्ट पेयरिंग। देखिए, अपने व्हाट्सएप को चेक कर लीजिए और व्हाट्सएप में जो 3 डॉट्स आते हैं वहां जाकर के चेक करने के बाद देखिए कि आपकी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि घोस्ट पेयरिंग इस समय सबसे बड़ा साइबर थ्रेट बन रहा है, साइबर क्राइम का। आपके मोबाइल में किसी भी प्रकार का कोई मैसेज आता है जिसमें यह लिखा रहता है रीड इट केयरफुल्ली, तो आप बड़े आराम से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस क्लिक को दबाइए और साथ में 25 लाख का इनाम पाइए, तो खटाक से आप उसको भी कर देते हैं। इस फाइल को डाउनलोड कीजिए, 10 लाख और एक लॉटरी से आप बेसिकली दूर हैं, तो आप खटाक से उस फाइल को भी डाउनलोड कर लेते हैं। ऐसे झांसों में मत पड़े बिल्कुल भी। ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी आपको मालूम होगा साइबर ठगी बहुत ज्यादा हो रही है। पंजाब के तो आईजी सर ही थे, उन्होंने आईजी सर हैं बेसिकली, उन्होंने तो अपने आप को शूट कर लिया था। बहुत बड़े बड़े लोग यहां पर फंसते चले जा रहे हैं। आप में से जो भी मुझे देख रहे हैं, विनम्रता पूर्वक आपसे ये कहूंगा, आप अपने मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, इन सबको बहुत कायदे से यूज करें, क्योंकि ये चलते फिरते आपकी प्राइवेसी का हनन करने वाले टूल भी बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जीमेल आईडी आ रहा है, बैंक कस्टमर आईडी, ऐसा आपसे कोई भी मांगता है तो अवेयर हो जाइए, आप इसको बिल्कुल भी मत दीजिए। ठीक है, तो अपने पास जो पासवर्ड्स हैं उनको लगातार अपडेट करते रहा करिए, लगातार चीजों को, एंटीवायरस को बेसिकली यूज करते रहे। तो ऐसे घोस्ट पेयरिंग जो है ये सोशल इंजीनियरिंग का एक हमला है, वो आपके मानव मनोविज्ञान को बेसिकली यूज करता है। तुरंत छूइए और तुरंत कैश पाइए, तो तुरंत छूइए और तुरंत कैश को गवाइए। एक्चुअल में वो ये कहना चाहता था आपसे, लेकिन आपने पढ़ा उसको तुरंत छूइए तुरंत पाइए, तो पाइए नहीं गवाइए वाला काम हो जाएगा और आपके लिए फिर नया मुसीबत को अपने सर पर लाइए। तो ऐसा कोई भी मुसीबत आप अपने सर पे ना लाएं और लगातार घोस्ट पेयरिंग मत करें। लगातार अपने ब्लूटूथ को ऑफ रखा करें, व्हाट्सएप पे जाकर के चेक करते रहा करें कितनी डिवाइसेस आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये घोस्ट पेयरिंग हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। इसके अलावा जनगण मन की बात करें तो 27 किस रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बेसिकली इसको गाया था, नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं बकायदा, संस्कृत शिष्ट बांग्ला में बेसिकली इसको लिखा गया था। 27 दिसंबर 1911 में सर्वप्रथम इसको गाया गया था, कलकत्ता के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आखिर इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। बाद में इसे बांग्ला और हिंदी दोनों ही भाषाओं में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने बेसिकली संविधान को लागू होने के 2 दिन पहले बेसिकली हमने इसको अपनाया था, ठीक है, आधिकारिक रूप से। संविधान लागू जो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1905 को, हम रिपब्लिक बने थे, तो इसीलिए हम उसे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट भी करते हैं। आखिर कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो बेसिकली टारगेट करते हैं, प्रोविजन करते हैं हमारे राष्ट्रगान से। तो एक तो इसको जरूर याद रखिए, श्याम नारायण चौकसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि बेसिकली मूवी हॉल में पिक्चर चलने से पहले आपकी राष्ट्रगान को गाया जाएगा। पहले इसको मैंडेटरी बनाया गया था, बाद में इसको मैंडेटरी से हटा दिया गया था, लेकिन इसको याद करना चाहिए, यह अच्छी चीज है। उसी प्रकार भारतीय संविधान का सेक्शन 51A, वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम अपने संविधान का पालन करें, आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का भी सम्मान करें। उसी प्रकार राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 भी लगा हुआ है। यहां पर इसको PINH का एक्ट कहा जाता है 1971 का। तो इस प्रकार का कोई अपमान किया जाता है तो 3 साल तक के लिए बेसिकली इसमें सजा के प्रोविजंस रखे गए हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा आंसर, आई होप सो आप इसका आंसर अब बता लेंगे। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कलकत्ता में, वहां पर बेसिकली इसको गाया गया था। इसके अलावा आप सभी को हम बताना भी चाहेंगे कि 27 तारीख से लेकर के, वैसे तो माफी चाहेंगे 28 से लेकर के 31 दिसंबर तक, अर्थात कल से स्टार्ट किया था इसको, आज 29 दिसंबर है। पहले हमारे ये फाउंडेशन बैच है हमारा, वैसे तो सभी बैचेस में आपको बहुत बड़ा ऑफ दिख रहा होगा, लेकिन जो फाउंडेशन बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तरों की आपको तैयारी कराई जाती है, हमारे प्रारंभिक 100 स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे 2 बैच हैं, एक प्लैटिनम और एक है हमारा गोल्ड। तो प्लैटिनम बैच इस समय सिर्फ 3999 का मिलेगा और गोल्ड 7999 का मिलेगा। अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ 18 सीट्स बाकी रह गई हैं। अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। आपके जो भी ब्रदर सिस्टर तैयारी कर रहे हैं आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन प्रारंभिक 100 से लेके 200 बच्चे जो हैं, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो फिर 1499 से ये ऑटोमेटिकली हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये 899 का आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, 100 से 200। इसी प्रकार 200 से 500 के लिए प्लैटिनम बैच हमारा 15999 का हो जाएगा और गोल्ड जो है वो 9999 का हो जाएगा। और 500 से ज्यादा अगर करते हैं तो 16999 और यहां पर 10999, ठीक है। तो आप किसी भी बैच में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी भी बैच को लेने के लिए आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साइन लाइव। यूज कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट तो पाइए ही पाइए, साथ में एज अ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आप यहां पर पा सकते हैं और मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को ही विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।